बावजूद भी वह टीन के डिब्बे के ऊपर बैठकर किसके काम को देख रहा था? धनराम के कार्य को देख रहा था। ठीक है, परंतु धनराम के लिए इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात एक पुरोहित के पढ़े लिखे बेटे का उस जैसे कि यहाँ पर काम करने में था। ठीक है, क्योंकि मोहन क्या था, सुमन के घर में वो क्या है, काम को देख रहा था, बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसका काम समाप्त होने के बावजूद भी वो बैठ के टीन के डब्बे के ऊपर बैठ के सोहन के धनराम के काम को क्या कर रहा था, देख रहा था। मोहन ने जब उसके हाथ से हथौड़ा लेकर गर्म लोहे पर सभी चोट, ठीक है, लोहे पर क्या किया, चोट किया, मतलब एक निश्चित जगह पर अच्छे से चोट किया और पुनः लोहे के टुकड़े को भट्टी में डालकर धौंकनी से फूंककर अच्छे से गर्म कर ठोक पीट कर इच्छित आकार दिया। तब धनराम क्या हुआ, अवाक हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, मोहन एक ब्राह्मण युवक था, है ना, और वो कैसा था, बहुत होशियार होनहार छात्र था। वो क्या था, धनराम के यहाँ पे, धनराम कौन था, लोहार था, है ना। तो वो मोहन उसके घर गया था और वो टीन के डब्बे के ऊपर बैठ के क्या है, उसके काम को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। तो इसको क्या है, आश्चर्य तो होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि काम समाप्त होने के बाद में, क्योंकि एक बिरादरी के लोग क्या है आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन दूसरी बिरादरी के लोग क्या है आपस में, उन लोगों को उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मोहन क्या है, उसके घर बैठ के उसके काम को देख रहा था। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, उसके हाथ से हथौड़ा लेकर क्या किया, जो लोहा गर्म था उसको क्या किया, पीट पीट के क्या किया, उसने एक इच्छित आकार का, मतलब जो शेप देना था, जो आकार देना था उस लोहे, गर्म लोहे को, और उसने बकायदा बड़ी खूबी के साथ में उसको क्या किया, बकायदा अच्छे से शेप दिया। तो ये क्या हुआ, धनराम को क्या हुआ, बड़ा ही आश्चर्य हुआ। क्यों आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो लोहार नहीं था, वो एक ब्राह्मण युवक था, उसके बावजूद भी उसने लोहार का काम बहुत अच्छे से किया, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? हेलो, इसका आंसर भी समझ में आया? हाँ, तो बेटा आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न ये क्या है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? क्यों कहा भाई? मोहन जब लखनऊ आया था उसके मस्तिष्क में उन्नत भविष्य का एक सपना था, परंतु यहाँ उसका जीवन बंधी बंधाई लीक पर चलने के लिए विवश था। उसे सुबह शाम नौकर की तरह काम करना पड़ता था। संकोच और काम के बोझ ने उसके मेधावी प्रतिभा को क्या क्या कुंठित कर दिया। 8वीं कक्षा के उपरांत उसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी अवश्य मिला, किंतु फैक्ट्रियों के अनेक चक्कर लगाने के बाद भी नौकरी न मिलने से उसके जीवन का उद्देश्य ही बिल्कुल बदल गया। इस कारण से लेखक ने मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो मोहन लखनऊ क्यों गया था? वो अपनी पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था। कहाँ? लखनऊ गया था। लेकिन लखनऊ जाने के बाद में क्या हुआ, वो पढ़ाई लिखाई में उसको कम समय मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में नौकर जैसा व्यवहार होता था, वो नौकर की तरह बहुत काम करता था, जिसके कारण उसको पढ़ाई लिखाई में कम समय मिलता था। कम समय मिलने के कारण क्या हुआ, जो इतना होशियार मेधावी छात्र था वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा। ठीक है, और फिर ऐसा नहीं है कि उसको तकनीकी शिक्षा नहीं मिली, उसको तकनीकी शिक्षा मिली, लेकिन क्या हुआ कि फैक्ट्रियों के चक्कर, नौकरी पाने के लिए फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने में उसको काफी समय क्या हुआ, काफी समय मिला, काफी समय लगा उसको। ठीक है, नौकरी इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलती है ना, तो उसको काफी समय लगा, और जिसके कारण क्या है, उसका जीवन ही क्या है, बदल गया। क्योंकि फैक्ट्री क्या थे, बहुत दूर दूर तक, बहुत दूर थी,
और उसको पैदल जाने के लिए बहुत समय भी लगता था। इस कारण लेखक ने मोहन के लखनऊ जाने पर क्या कहा कि उसका जीवन ही बदल गया। जितना वो होशियार था, जितना उसकी काबिलियत थी, उसके अनुरूप उसको नौकरी नहीं मिली थी। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों कहा? ठीक है, आंसर देखिए क्या है। तेरे दिमाग में लोहा भरा है रे, हाँ, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें? धनराम के द्वारा 13 का पहाड़ा ना याद कर पाने की स्थिति में मास्टर त्रिलोक सिंह के उसके प्रति कहे गए व्यंग्य जवानों वचनों की त्रिलोक सिंह के उसके प्रति यानी मोहन ये सोहन को कहा था, तो क्या था, व्यंग के रूप में मास्टर ने कहा था, है ना। तो जबान के चाबुक कहा, मतलब वो जुबान से, जो पंडित मास्टर जी थे वो क्या थे, जुबान से उन्होंने इतना व्यंग कहा। किसको कहा? क्योंकि वो क्या था, उसको धनराम को क्या पहाड़ा ही नहीं आता था, 13 का पहाड़ा नहीं आता था। तो उन्होंने एकदम बहुत एकदम तीखा व्यंग किया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, क्योंकि वो लोहा था, है ना। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है और विद्या का ताप तेरे दिमाग में कहाँ घुसेगा, मैम है आपकी ना, कहाँ वॉइस क्लियर लगेगा? नहीं आ रही। तो हेलो, ओके, हाँ देखिए, अपन का क्वेश्चन क्या है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा और क्यों कहा? ठीक है, जब धनराम ने 13 का पहाड़ा मास्टर जी को नहीं सुनाया, तो मास्टर जी ने बड़े ही तीव्र व्यंग के द्वारा उसको कहा, क्या कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ चढ़ेगा। यानी वो धनराम कैसा था, लोहार था, और उसका काम ही था अपना लोहार का काम करना, है ना। तो मास्टर जी बोलते हैं कि तू पढ़ाई पे कहाँ ध्यान देगा, तू तो अपने काम में ही लगा रहता है ना। तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है और विद्या का ताप, मतलब विद्या तेरे में कहाँ से आ सकती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिरादरी का सही सहारा होता है, नंबर 1, किसने किससे कहा? बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने कहा था? बंसीधर ने रमेश से कहा। ठीक है, नंबर 2, किस प्रसंग में कहा? इसका आंसर है रमेश के उस प्रस्ताव के प्रसंग में बंसीधर ने कहा जिससे उसके पुत्र मोहन को लखनऊ में जाकर उसने पढ़ने की बात कही थी। क्योंकि बंसीधर को कहा था ना कि आपके बेटे मोहन को मैं लखनऊ लेके जाऊंगा, वहां पे अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी। लेकिन क्या हुआ था, वहां पे जाके वो नौकरों जैसा काम करता था और उसको पढ़ने लिखने के लिए बहुत कम समय मिलता था। ठीक है ना, तो उसकी तो पूरी दिनचर्या ही बदल गई थी। आगे देखिए नंबर 3, किस आशय से कहा? बंसीधर ने रमेश के प्रति कृतज्ञता वर्ष अपने पुत्र को सम्यक शिक्षा की सुनिश्चितता के आशय से कहा था। यानी वो चाहता था कि लखनऊ में जाके उनका बेटा और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन क्या ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। आगे देखिए, क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ कि नहीं? कहानी में यह आशय स्पष्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि रमेश जो रमेश था वो क्या था, मोहन को लखनऊ में ले जाने का क्या था, मूल कारण क्या था? उसे उसका स्वार्थ छिपा था। किसका? सोहन का स्वार्थ छिपा था। क्या स्वार्थ छिपा था? कि वह उससे वो मोहन से काम कराएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो ठीक कराएगा ही, साथ ही साथ में उससे नौकरों का काम भी कराएगा। आगे देखिए नंबर 2 है
किसने किससे कहा था, इसी का है ना। आगे देखिए, उसकी आंखों में एक सर्जन की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसने किससे कब कहा, ये सब पूछा है। नंबर 1 देखिए, किसके लिए कहा गया, इसका आंसर है यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। नंबर 2, किस प्रसंग में कहा गया, उस प्रसंग में कहा गया जब मोहन ने धनराम से हथौड़ा लेकर लोहे के गरम टुकड़े पर कैसे चोट किया और उसके बाद में वो इच्छित आकार दिया। ठीक है, क्योंकि देखिए मोहन क्या था, एक ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था, युवक था, और उसको वो सब लोहार का काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने देखकर बड़ी ही कुशलता के साथ में लोहार का काम किया। ठीक है, आगे देखिए, नंबर 3, यह पात्र विशेष के किस चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है, इसका आंसर है यह पात्र विशेष के उस कार्य विशेष में दक्षता के साथ ऊंच नीच की भावना से परे होने जैसा उन्नत चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। क्योंकि देखिए मोहन एक ब्राह्मण युवक था, उसके बावजूद भी उसने लोहार का काम बड़ी ही खूबी के साथ किया। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कोई लोहार ही कर रहा है ना। तो लेकिन उसने क्या किया, बड़ी ही निपुणता के साथ में उसको अच्छे से कार्य किया, क्योंकि वो ये काम नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो अच्छे से किया था। किसने, मोहन ने लोहार का काम किया था। तो इससे ही उसके उन्नत चरित्र का क्या है, उजागर होता है। आगे देखिए और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पाठ के आसपास के जो क्वेश्चन है अलग हट के उसको अपन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 देखिए, गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष का क्या फर्क है, चर्चा करें उसके बारे में। ठीक है, इसका आंसर है गांव और शहर के बीच में क्या है, जीवन संघर्ष कैसा होता है। देखिए गांव का जीवन कैसा होता है, गांव और शहर दोनों जगह मोहन का जीवन संघर्षमय था। गांव में गरीबी, साधना भाव और प्राकृतिक बाधाओं का उससे सामना करना पड़ता था, क्योंकि गांव में क्या थे, सुविधाएं बहुत कम थी, गांव में गरीबी ज्यादा थी, और साधना भाव यानी बहुत ज्यादा मेहनत रहता था। प्राकृतिक बाधाएं बहुत थी, प्राकृतिक बाधाएं यानी वो कहीं भी जाता था पढ़ाई करने के लिए, वो जाता था तो रोजाना वो काफी 2 मील पैदल चल के वो जाता था। ठीक है, और पहाड़ी नदी को भी पार करके जाता था, यानी उसको शिक्षा इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, उसका ज्यादा समय क्या है, आने जाने में लगता था, पैदल जाता था, गरीबी के कारण वो पैदल जाता था, और उसका घर कितना दूर था स्कूल के लिए, 2 मील, वो 2 मील चलता था। और साथ ही साथ में पहाड़ में जो नदी थी, उस नदी को भी पार करके वो स्कूल जाता था, यानी उसका बहुत जीवन में क्या था, काफी संघर्ष था। वर्षा ऋतु में तो क्या है, नदियों में तो पानी ज्यादा हो जाता, बाढ़ आती है, फिर भी वो क्या था, काफी उसका जीवन क्या था, खतरनाक था, लेकिन फिर भी वो क्या था, जाता था। लेकिन शहरी इलाके में क्या है, ऐसा कुछ परेशानी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर जाने के बाद में उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया था, क्योंकि वो काफी होनहार, काफी अच्छा, काफी निपुण व्यक्ति था, काफी अच्छा था, वो ब्राह्मण था, लेकिन वहां जाने के बावजूद वो क्या था, उसको पढ़ने लिखने के लिए समय उसको बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि वो सोहन के घर में नौकर जैसा काम करता था। उसकी प्रतिभा क्या है, काफी खुलकर आगे नहीं हो पाई मोहन की, है ना। तो गांव में इस प्रतिभाशाली छात्र की कुशाग्र बुद्धि, है ना, इस छात्र की कुशाग्र बुद्धि क्या है, वो निपुण, काफी क्या हुई, दब गई बेचारी की, वो उतना उभर कर नहीं आ पाया, है ना। और स्कूल में क्या था, वो 8वीं तक ही पढ़ पाया था। रोजगार हेतु उसको क्या है, तकनीक की शिक्षा अवश्य मिली, परंतु उसकी साधना में, मतलब नौकरी पाने में उसको उसकी उपलब्धि के कारण, जो उसके
मेहनत था, उसके कारण उसको क्या था, जिस प्रकार की उसको नौकरी मिलनी थी उस प्रकार की उसको नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसका ज्यादा समय काम में, नौकरों जैसा काम करने में बीत जाता था। तकनीकी शिक्षा उसको जरूर मिली, लेकिन उसकी मेहनत के आधार पर उसको उसको नौकरी नहीं मिल पाई। ठीक है, क्योंकि गांव और शहर में क्या है, काफी संघर्ष का ही फर्क रहता है। गांव में ज्यादा क्या है, गरीबी होती है और सुविधाओं की कमी होती है, लेकिन शहरों में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियां और खामियों पर विचार करें। ठीक है, जो त्रिलोक सिंह थे, मास्टर जी थे, वो कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत निपुण थे, बहुत अच्छे टीचर थे। लेकिन क्या थे, वो चाहते थे कि हर छात्र का, जैसे मोहन था ना, उसकी प्रतिभा काफी उभर कर आए, उन्होंने काफी उसकी मदद भी की। ठीक है, लेकिन कुछ छात्र ऐसे थे जो पढ़ने में निपुण नहीं थे, होशियार नहीं थे। लेकिन क्या थे, मास्टर जी में वो एक कमी थी कि वो उनको बहुत मतलब बहुत ज्यादा उनको व्यंग कस देते थे, है ना। जैसे सोहन को बोलते, धनराम को बोले थे ना कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ मिल पाएगा करके। तो इस प्रकार से क्या है, नकारात्मक रवैया उनका रहता था, जो कि एक मास्टर के लिए उचित नहीं है। ठीक है, तो मास्टर में बहुत खूबी थी, लेकिन एक कमी भी थी कि वो, उनका जो नकारात्मक व्यवहार रहता था छात्रों के प्रति, वो ठीक नहीं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है, क्या इस कहानी का कोई अन्य अंत हो सकता था? देखिए, यद्यपि गलता लोहा कहानी का अंत क्या था, कैसा था? प्रकाश में आया। ठीक है, यद्यपि गलता लोहा कहानी का अंत अन्य प्रकार से भी किया जा सकता था, जैसे मोहन के बिरादरी वालों द्वारा मोहन के उस कार्य को विरोध किया जाना, अथवा धनराम को प्रताड़ित करते हुए क्या था, दिया जाना वाला, अथवा मोहन के भला बुरा कहना। ठीक है, अथवा धनराम का, उसकी बिरादरी का, मोहन अथवा उसकी बिरादरी का व्यंग्य करना आदि। परंतु कहानीकार की क्या था, उन्नत सोच कहानी के उपसंहार में स्पष्ट झलकती है। बिना कुछ कहे अपनी कहानी कौशल द्वारा लेखक ने यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि जाति पाति, ऊंच नीच आदि का भाव हमारे मिथ्या एवं निराधार अहम का परिणाम है। समर्पित भाव में किसी भी कार्य में सच्चा दोष क्या है, निहित होता है। कार्य ही सबसे बड़ा जीवन का धर्म होता है। ठीक है, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कुशल है तो उसकी जो उसका जो विकास है, हमको चाहिए कि हम उसका विकास और करें। उसकी कमियों को, हर किसी में कमी तो होती है, लेकिन उस कमी को नजरअंदाज करके उसमें जो खूबियां हैं उसको और उभार करके लाएं। ठीक है, यही क्या है, लेखक का उद्देश्य था। ठीक है, आज अपना यहाँ तक हो गया है बेटा, कल अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें आपको किसी को कोई डाउट है? हेलो, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ में आए? यस मैम। ठीक है, आगे अपन यहाँ करके कल के लिए और भाषा से संबंधित और भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। यस मैम। क्लासेस